हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर प्यार सी स्माइल के साथ, वाहिब जी की ब्लेसिंग के साथ करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर लिंक है, आप वहां से वॉच करके आना। जितना भी आज का आर्टिकल रहेगा इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन। तो काफी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो मैं ऐसे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा, तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए फोकस करते हैं आज के दो आर्टिकल के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बुक के अंदर दे तो बहुत छोटे रखे हैं, लेकिन जब हम समझेंगे तो फिर थोड़ी इनकी लेंथ निकल कर आपके सामने आएगी। तो एक आर्टिकल मैंने ये आपके लिए आर्टिकल नंबर 13 मैंने आपके लिए पेंडिंग रखा था, और आपको याद होगा जिन्होंने लास्ट टाइम अटेंड करा था उन्होंने आर्टिकल 14 हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब आर्टिकल 13 के अंदर है कुछ भी नहीं है, देखने को बहुत ही छोटू सा आर्टिकल है, प्यारा सा लग रहा है, मासूम, लेकिन इसके ऊपर भी टाइम लगेगा, इसको भी अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा हमारे साथ। तो आर्टिकल का नेम है कि हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, एक यूनिफॉर्म रॉड। तो सर हमें तो पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो यूनिफॉर्म रॉड का होता है और वो उसका मिड पॉइंट होता है, लेकिन वो आपका एनालिटिकल हमें एक रिजल्ट पता था, क्या आपने प्रूव करा है? अब आपसे बात पूछ कर रहे हैं कि आपने प्रूव करा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना होता है। अब दूसरा है कि हमने प्रूव करा है, ठीक है, हम कर सकते हैं सर जी, तो हम उसको समेशन मेथड के साथ कर रहे थे, समेशन मेथड के साथ। लेकिन अब की बार हमें उसे किसके साथ करना है? हमें उसे इंटीग्रेशन मेथड के साथ करना है। इट इज अ ट्विस्ट। तो इंटीग्रेशन मेथड के साथ जब आप करोगे तो चीजें थोड़ी सी चेंज होगी, आपका पूरे पूरा समेशन इंटीग्रेशन के अंदर वो करेगा, लेकिन जब करते टाइम कुछ चीजें ऐसी लगेगी जो माइंड के अंदर आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, और उन्हीं की हम यहाँ से हेल्प करने वाले हैं। हमारा जो आर्टिकल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उसके अंदर आपको क्या दे रखा होगा, कुछ चीजें पहले ही है, लेकिन हमारे पास क्या, हमने लेट कर लेना कि हमारे पास ये ए से लेकर बी तक एक यूनिफॉर्म रॉड दे रखी है, जैसे हमने कंसिडर कर रखा है, और जिसकी टोटल लेंथ हमें एल दे रखी है, ठीक है जी। जब आपके पास लेंथ होगी तो इस लेंथ का जब भी हम मास सिलेक्ट करते हैं, जब भी वर्ड हम यूनिफॉर्म यूज करते हैं, तो हम मानकर चल देंगे हमारा जो एम बी इट्स मास पर यूनिट लेंथ है, कि लाइक इसकी यूनिट लेंथ का या फिर वन यूनिट लेंथ का मास एम है। तो जितने आप इसके पीसेस करेंगे, अभी इसको हम कट करने वाले हैं, ठीक है, जैसे बर्थडे केक को कट करते हैं या फिर आप पिज्जा के जितने भी पीसेस करते हो, तो यहाँ पर हम इसको छोटे छोटे कट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जब भी आप इंटीग्रेशन के अंदर चलते हो तो आपको छोटी छोटी स्ट्रिप्स मिलती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स मिलते हैं, आप उनके ऊपर इंटीग्रेशन करके सभी को ऐड ऑन कर लेते हैं, तो आपका टोटल वहां से रिजल्ट निकल कर आता है। हमने मास सेलेक्ट करा कि पर यूनिट लेंथ का इतना है, तो यहाँ पर एक लाइन आपके लिए लिखी है कि हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे द रॉड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, और वहीं से हमारा काम जहां से स्टार्ट होगा आपको समझाना। डिवाइड द रॉड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स करेंगे बाय टेकिंग पॉइंट्स ऑन इट, और सबसे पहले हमने लेट करा कि पी क्यू बी एनी सच पार्ट है जिसकी लेंथ आप डेल्टा एक्स करें एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। तो हमने मानकर चलें कि पी क्यू हमारा एक पार्ट है जिसकी अपनी जो थिकनेस कह लो या फिर जिसकी उसकी अपनी लेंथ, सिर्फ इस पार्ट की पी क्यू पार्ट की जो लेंथ है, मैं इसको एज इट कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, एज इट। तो इसकी अपनी जो लेंथ है वो स्मॉल लेंथ है इसकी डेल्टा एक्स, लेकिन यदि हम इसको ए को ओरिजिन मान लेते हैं तो इस पूरे पार्ट की ए से जो डिस्टेंस रहेगी वो हम यहाँ पर एक्स मानकर चलते हैं। अब ऐसा ही नहीं है कि आपके पास ये रॉड दे रखी है और आपको खाली इसका एक ही पार्ट करना, आपको इसके बहुत सारे पार्ट्स लेने हैं, आपको इसके इन्फाइनाइट पार्ट ले, इन्फाइनाइट नहीं कह सकते, आपको फाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स लेने हैं। तो हम ऐसे बहुत सारे पार्ट्स ले लेंगे और सभी की थिकनेस हमारी अलग अलग हो जाएगी और सभी की डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए हमारे पास अलग रहेगी। लेकिन एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार हमें इसको जब लिखते टाइम सिमेट्री रहे, उसके अकॉर्डिंग हम इनके पार्ट्स को कर लेंगे कि यार फर्स्ट पार्ट है उसका थिकनेस, उसकी जो डिस्टेंस है वो ए से x1 है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको डेमो देना चाहता हूँ, जो मेरे माइंड के अंदर ये चलती है वो हम कैसे करने वाले हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और पार्ट लिया होता, तो मैं ये वाला पार्ट एक यहाँ से कंसीडर कर लेता है। अब इस पार्ट की यदि डिस्टेंस मैं यहाँ से x1 कंसीडर करता हूँ, तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग इस पार्ट की जो मेरे पास लेंथ है, इस पार्ट की अपनी लेंथ मैं बोलूंगा, जो मेरे पास डेल्टा x1 मैं इसको कंसीडर करूंगा। मान लो मैं कोई और पार्ट लेता हूँ जिसको थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर दे देता हूँ, और यदि इसकी लेंथ मैं ए पॉइंट से x2 मानता हूं, तो इस पार्ट वाले की जो लेंथ होगी, मैंने बोला कि इसकी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए जिसको मैं ओरिजिन मान चुका, यदि हम x2 कंसीडर करते हैं तो इस पार्ट की अपनी लेंथ में यहां से डेल्टा x2 कंसीडर करूंगा। या फिर जो मेरे लास्ट वाला पार्ट यदि मैं एक बहुत दूर जाकर लिख कर लेता हूं कि ये मेरे पास लास्ट पार्ट है जिसकी डिस्टेंस मैं यदि मानकर चलता हूं यहां से xn है, तो उस पार्ट की अपनी लेंथ में कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा ऑफ xn में यहां पर यूज करूंगा। तो ये एक नोटेशन हमने यहां पर यूज कर रखी है, लेकिन वो एक जनरल करते हैं कि आपको उन्होंने एक पार्ट दे दिया, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो डिस्टेंस फ्रॉम ए वो x है, तो कॉरस्पॉन्डिंग उस पार्ट की अपनी जो लेंथ है वो आपके पास डेल्टा x आ जाएगी। अब जब हम बोलते हैं कि उस पार्ट की अपनी लेंथ हमारे पास आ जाती है, उस पार्ट की हमारे पास अपनी लेंथ आ जाती है कि डेल्टा x है, अब यहां से चीजों को समझे, ठीक है। और मैं किस रिक्वेस्ट कर देता हूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे बेटर, तो उसकी लिंक से वहां पर देख रहना।
ठीक है जी। तो उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था लास्ट टाइम कि हमने कैसे उसके जहां पर एक बार मैं फिर से डेमो देता हूँ कि कैसे हमने उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स करे थे, फिर सभी पार्ट्स की हमने लाइक उनको ज्वाइन करा था ना, तो वो चीजें पास्ट की बातें हैं। तो अब जब आप लेट करोगे इस पर्टिकुलर पार्ट की हमने लेंथ हमें पता चल चुकी कि डेल्टा एक्स है, और हमने यहाँ पर मास इस पार्ट का निकालना है कि इस पार्ट का मास कितना आ रहा है। अब यदि लेंथ इसकी डेल्टा एक्स है तो आप लेंथ के साथ एम को मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज एम का मीनिंग होता है कि मास पर यूनिट लेंथ, तो जितनी लेंथ होगी उतने टाइम्स आपका मास हो जाएगा। तो यहां पर लिख रखा है कि इस पर्टिकुलर पार्ट का जो मास है वो हमारे पास एम इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद जो चीजें जहां पर उन्होंने स्टार्ट कर रखी है कि लेट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम है उसकी डिस्टेंस आपको एक्स बार यहां पर कंसीडर करनी होती है, और ये इन्होंने हमें डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया। अब यहीं पर बच्चे जहां पर दिक्कत आती है कि सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे बनता, उसी के लिए हम यहां पर वापस से आते हैं और हमारा काम यहां से स्टार्ट होता है आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पर एक जो ए बी हमने कंसिडर करी थी, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से छोटे छोटे पार्ट इसके लेने वाले हल्के हल्के से। तो पहला पार्ट मान लो मैंने ये वाला कंसिडर करा हमारे पास, ठीक है, और हल्का सा, और एक पार्ट में यहाँ से और कंसिडर कर लेता हूँ। थोड़ा सा बस आपको पेशेंस के साथ बैठना होगा, चीज़ें सीखनी है तो टाइम लगता है, ठीक है, नहीं सीखनी है तो 1 मिनट के अंदर चीज़ें खत्म हो जाती है। जैसे कि स्कूल के अंदर आप कॉलेज के अंदर ये लेक्चर तो आपको कुछ भी नहीं, मतलब खाली रिजल्ट बता दिया जाएगा और जहाँ बोलेंगे कि ये आप खुद से कर लेना बच्चे, हमें प्राउड है और तुम लोग इसको कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आपके लिए कंसिडर कर लिया, मैंने 4 ही पार्ट लेकर चल रहा हूँ बिकॉज मैं समझाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर लेट करो, और ये पार्ट जैसे मैंने बोला था कि इसकी डिस्टेंस यदि हम यहाँ से x1 ले लेते हैं और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पार्ट है इसको मतलब लेंथ हम डेल्टा एक्स कंसिडर कर लेते हैं, और ये वाला पॉइंट मेरे पास ए है, और जहाँ पर सेकंड पार्ट की हम यहाँ पर लेंथ जो x2 रखेंगे तो इसकी जो थिकनेस आ जाएगी वो हमारे पास लाइक इसकी लेंथ पार्ट की अपनी इतनी है। और थर्ड वाले पार्ट को यदि मैं यहाँ से कंसिडर कर लेता हूँ इन जनरल एक्स आई कर लेता हूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट की मेरे पास लेंथ डेल्टा एक्स आ जाएगी। और जो लास्ट वाला पार्ट है उसकी यदि मैं लेंथ, लास्ट नहीं मतलब वैसे बोल रहा हूँ कि ये यदि हमारे पास जनरल एक्स एन है तो उसकी डिस्टेंस में हमसे एक्स एन, तो हमारे पास टोटल हुआ क्या, हमारे पास हमने एक्स एन पार्ट्स कर दिए हैं, इनके में ब्रेक करके एन पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, अब हर एक पार्ट का मास कितना होगा, तो पहले जो पहले वाला है उसका मास हो जाएगा कि लाइक जितना आपको पता होगा कि जितनी लेंथ है तो पहले का मास m इंटू डेल्टा एक्स वन, राइट, जहां से आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपकी लेंथ है, ये आपकी उस पार्ट की लेंथ है, ये आपकी पार्ट की लेंथ है। तो सेकंड वाले का मास आपके पास इतना हो जाएगा, थर्ड वाले का मास आपके पास इतना हो जाएगा, और चलते चलते लास्ट वाले का पार्ट आपके पास इतना हो जाएगा जहां पर डेल्टा एक्स एन है। एम आपका एम ही रहेगा, जहां पर m1 m2 m3 mn करने की मिस्टेक मत करना बिकॉज m इज अ मास ऑफ 1 यूनिट। तो जितने यूनिट आप उस पीस के लेंगे उतने टाइम्स वो आपका मास रहेगा। आप लाइक जैसे कि हमारा जो सेकंड वाला पार्ट है मान लो उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो उसका मास 2m चला जाएगा, और जो लास्ट वाला एक्स एन है उसकी यदि डिस्टेंस है मान लो कि उसकी अपनी पार्ट की लेंथ 5 सेंटीमीटर तो उसका मास आप यहाँ से 5m लेंगे ना कि 5m भाई, ठीक है, वो चीज यहाँ पर कीप इन माइंड, ये रहोगे। अब ये सारे के सारे मासेस हैं, हम ऑलवेज, मैंने लास्ट में भी डिस्कस करा था कि जब भी हम ऐसे कंसेप्ट करते हैं हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस निकालनी है कि वो कहाँ पर लाई करता है, तो उसकी डिस्टेंस निकालने का जो मेन मेथड रहता है कि हम मोमेंट्स का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास जस्ट इसको सुनना, हम मोमेंट का कंसेप्ट यहाँ पर यूज करते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मूवमेंट होती है अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट वो इक्वल होती है सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्ट्स की जितनी रहती है। लाइक अभी इसके मैंने आपको सिर्फ 4 शो कर रहा हूं लेकिन इसके हमने n पार्ट्स कर ली, हम हर एक पार्ट की मूवमेंट निकालेंगे अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, तो उन जितनी मूवमेंट्स आ जाएंगी सभी को सम करेंगे और वो इक्वल रहेगा आपका खाली सिंगल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा उसकी मूवमेंट के इक्वल। अब मूवमेंट का जो मेथड रहता है सिर्फ ये सुनिए बिकॉज अभी हमारा जो लेक्चर ये आपको डिलीवर होगा आई थिंक वो पार्ट 12 होगा, और अभी तक यदि हमें मूवमेंट का कंसेप्ट ही नहीं पता तो फिर दिक्कत आ सकती है। और जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो इसका मूवमेंट का फॉर्मूला होता है कि आपका जितना मास है उस पर्टिकुलर पार्ट का उसको मल्टीप्लाई करना होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उस पर्टिकुलर पॉइंट से जो ए है। तो डिस्टेंस तो हमारे पास x1 x2 x ये सारी की सारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपके पास है फ्रॉम द पॉइंट ए रहेगी, और मासेस हमने निकाली तो टोटल मास इन सभी का आपका सम हो जाएगा। फिर हमने यहां से गेम स्टार्ट करनी होती है कि हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो x बार है वो आपके पास क्या है, बी डिस्टेंस है, ठीक है जी, किसकी बी डिस्टेंस है, ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस है, और टोटल मास कितना आएगा, जितने इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सभी मास को आप ऐड ऑन कर लो। अब यहाँ पर या तो आप इनको एज इट ऐड ऑन कर लो, ठीक है, मैं एज इट करवा देना, ठीक है। तो हमारे पास मूवमेंट का कंसेप्ट क्या आएगा, है ना, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि लाइक आपके पास टोटल मास कितना आएगा m इंटू डेल्टा 1 m इंटू डेल्टा, यहाँ पर x आएगा, सॉरी, है ना,
डेल्टा x2 आएगा और हमारे पास m इंटू डेल्टा एक्स, ये टोटल मास आपके पास जितने डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सभी का आ चुका, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना x बार। तो ये मास अभी किसका काउंट हो रहा है? इट इज अ मास ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डियर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मास काउंट हो रहा है, विच इज इक्वल टू आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसकी मूवमेंट कैसे निकालोगे, उसका मास इतना है और इसकी डिस्टेंस कितनी x1 है, तो उसका आ जाएगा आपका मास है m इंटू डेल्टा x1 और मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ। दूसरे का मास है m इंटू डेल्टा x2 और मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ। और ऐसे ही हम यहां पर प्लस करते करते मैं नीचे डैश कर देता हूं, तो हमारा आ जाएगा n वाले का मास इतना और डिस्टेंस इसकी कितनी है xn है। तो ये आपके पास मूवमेंट चल रही है। अब मूवमेंट ऐसे चलोगे तो बढ़िया नहीं लग रहा, तो हम इसको समेशन के फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है कि भाई इसको समेशन के अंदर लिखेंगे। अब यहां पर हम यहां पर समेशन लगा देंगे ऐसे i की वैल्यू, अब i की वैल्यू कम से कम हमारा 1 है और फाइनल हम n ले रहे हैं, और यहाँ पर m तो आपका कांस्टेंट है एज इट रहेगा, लेकिन वेरिएशन आपका डेल्टा x के अंदर आ रही है, तो यहाँ पे इसको हम डेल्टा x से लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय x बार आ जाएगा। और दूसरी तरफ भी हम समेशन के अंदर लिखेंगे तो समेशन i की वैल्यू 1 से लेकर n चली जाएगी, m हमारा एज इट है डेल्टा एक्स आई है और डॉट हमारे पास एक्स आई चलेगा, ठीक है, यहाँ पे ये डॉट आपका मल्टीप्लाई वाला आएगा। इतना हो गया। अब बुक वाले क्या करते हैं, हमारा मेन टारगेट क्या, हमें इस ये एक्स बार को निकालना है, तो ये चीज आपकी नीचे चली जाएगी। और खाली मैं यहाँ पर एक और समझा देता हूँ कि बुक वाले क्या करते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये बच्चों को अंडरस्टूड है कि अब जब जैसे आप ग्रेजुएशन के अंदर चले गए तो वो समीशन के ऊपर जैसे ना हमने लिखा कि आई की वैल्यू 1 से लेकर n, वो रेंज नहीं लिखते, वो बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं स्टूडेंट, है ना, तो अब इनको वो चीजें छोटी छोटी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये खुद से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, है ना। अब इनको हाथ पकड़कर चलने की जरूरत नहीं है, इनको बस आप बता दो, ये अपने आप रास्ता इसको पॉइंट आउट कर दो, ये मंजिल तक पहुंच जाएंगे, बस ये काम करना है। तो वो चीजें नहीं लिखते, ठीक है। और या फिर उनका उनका जो सौंदर्य है, लाइक उनकी जो लिखने का या इसकी जो सिमेट्री है, वो चीज को थोड़ा सा बढ़िया बनाकर रख रहे हैं, या फिर आप लोगों के माइंड के अंदर वो कंफ्यूजन क्रिएट करना, कुछ भी लॉजिक हो सकता है, तो वो चीजें यहाँ पर हाइड कर रहे हैं। तो बोला कि अंडरस्टूड है कि आपका जो एक्स है वो वेरिएबल है ना, तो उसके अकॉर्डिंग है, तो हम भी यहाँ से इसको मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर बुक के अकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से समीशन इनका रहेगा एज इट, खाली यहाँ पर एक आई जो मैं हम लिख रहे थे वो उन्होंने हटा दिया, अब इसकी एक्स वार के साथ, और दूसरी तरफ समीशन तो रहेगा, खाली एम रहेगा, डेल्टा एक्स रहेगा, और ये इन जनरल लिख रहे हैं, इन जनरल, ठीक है। तो बोल रहे हैं आपको बताइए कि कौन सी चीज चेंज कर रही है। अब इसको दूसरी तरफ लेकर चलेंगे, तो जहां से हमारे पास जो मेन एक्स वार है वो आ जाएगा समीशन एम डेल्टा एक्स इंटू जे एक्स रहेगा, और नीचे आपका समीशन एम इंटू डेल्टा ऑफ एक्स, ये आपके पास टोटल मास रहेगा। तो इतना हो गया। अब इसके बाद फाइनल एक स्टेप रहता है कि आप जब भी अपने समीशन को चेंज करते हो इंटीग्रेशन के अंदर, तो यहां पर समीशन सभी पार्टिकल्स का था, तो जब आप सभी पार्टिकल्स की को एड ऑन कर लेते हो या फिर उस रॉड की, आपको मिनिमम होता क्या होता है कि जब हम इसका क्वेश्चन निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आपने पूरी रॉड को कवर करना। अब पूरी रॉड के अंदर क्या रहती है, टोटल लेंथ हमें क्या दे रखी है, एल, पूरी रॉड की टोटल लेंथ हमें दे रखी है, यहां पर मैं दिखा देता हूँ एल दे रखी है। तो हम यहां से शून्य से स्टार्ट करना है हमें, जीरो से, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट करते करते जो लास्ट वाला हमारा पार्ट था वो कितनी लेंथ कवर कर सकता था, तो हमारी टोटल एल लेंथ कवर कर सकता था। तो हमने इंटीग्रेशन के अंदर जब भी जाना है तो हमने मिनिमम जीरो से लेकर एल तक जाना, बाकी खाली आपने ये समीशन हटा देना यहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर। और ये जो आपका डेल्टा एक्स होता है जो बहुत स्मॉल होता है, ये डी के अंदर चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एम आ जाएगा आपका, ये एक्स हम पहले लिख रहे हैं, और ये जो डेल्टा एक्स होता है अब ये आपका डी एक्स यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर। और नीचे भी हमारे पास जे स्मॉल चेंज होता है एक्स के अंदर, और यहाँ पर भी स्मॉल चेंज है, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज कर जाता है जब आप इंटीग्रेशन के अंदर जाते हो। तो नीचे वाला भी हमारे पास जो समीशन था वो भी जीरो से लेकर एल तक चला जाएगा, और खाली उसके अंदर तो एम इंटू डी एक्स ही बचेगा। तो डी जहां से ऊपर कांस्टेंट आपका एम बाहर आ जाएगा, जीरो से लेकर एल है, एक्स की पावर 1 इंटू डी एक्स है, नीचे भी आपका एम कॉमन आ जाएगा, जीरो से लेकर एल इंटू आपके पास 1 इंटू डी एक्स है। और इसके आगे का सफर आप लोग खुद से तय कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। इंटीग्रेशन हम सभी को आती है कि एक्स की पावर 1 है तो इसका एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट जब आप खुद से कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा एल ओवर 2। अब एल ओवर 2 का मीनिंग क्या रहता है कि हमने यहाँ पर एक्स बार को क्या लेट कर रखा था, यहां से देखना एक्स बार को हमने लेट करा था कि हमारे पास डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट ए है। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डिस्टेंस है ए से यदि एल बाई 2 हो जाती है और एल उसकी टोटल लेंथ, तो इसका मतलब ये उसके मिड पॉइंट के ऊपर लाई करेगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द मिड पॉइंट। ये हमारा रिजल्ट था और आज इसका हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा रिजल्ट था और आज हमने इसका प्रूव कर दिया। आपको 14 मिनट से लग गए। एक तो मतलब साइज बहुत छोटा है, ठीक है, साइज बहुत छोटा है। तो जैसे ना दिवाली के अंदर छोटे छोटे पटाखे होते हैं ना, सम टाइम वो छोटा वाला भी बहुत नॉइज करता है, साउंड करता है, तो वो जो ऐसी ही चीज है। और मैथ के अंदर लॉजिक्स बहुत होते हैं जो हाइट्स की होते हैं,
ठीक है, स्मार्ट पीपल्स ऑलवेज हाइड दीज, ठीक है। वो यार ये तो आसान है, लेकिन हमें आसान नहीं लगता जब तक हम इसको ऑपरेशन नहीं कर देते। तो हम करा तो हमने नॉन मेडिकल, लेकिन आप मेडिकल वाली थिंकिंग रखो कि आपके सामने कुछ भी आ जाए तो चीट फाड़ आपने कर देनी, उसका ऑपरेशन करना आपने, ठीक है। इसके अंदर क्या है वो आपने निकालना। जिस दिन वो चीज आ गई तो मैथ आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। आपके फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल रहने स्टार्ट हो जाएगी। तो एक इससे भी बेहतरीन जो चीज आगे करने वाले हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। उसके अंदर जो एक आर्टिकल आ रहा है टेट्राहेड्रन। अब ये टेट्राहेड्रन होता क्या, मैंने एक तो मैं आपको डायरेक्ट उसकी स्टेटमेंट दिखाता हूँ, फिर उसके लिए जो मेरे को पॉइंट लगे इंपॉर्टेंट वो मैंने सारे के सारे निकाल कर रखे। मुझे आपको 40 मिनट का लेक्चर देने से पहले मेरे को खुद 40 मिनट इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है कि मैं स्टूडेंट्स को वो बेस्ट दे सकूं कि इसको देखने के बाद उनको कुछ और सर्च ना करना पड़े। और यदि आप उनके मतलब उस कैटेगरी के अंदर आते हैं कि सर हमने बहुत सर्च करा लेकिन यहां तक आपको हम सेटिस्फाई हो गए, तो प्लीज यार एक प्यारा सा कमेंट कर देना, दूसरों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। इतना काम कर देना। हमारा काम है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टेट्राहेड्रन। जब भी टेट्राहेड्रन की बात आती है तो जहां पर जो ट्रायंगल दे रखी है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है। अब टेट्राहेड्रन की जो डेफिनेशन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। टेट्राहेड्रन की जो मेन शक्ल होती है, जो उसकी सूरत होती है वो ऐसी होती है। तो टेट्राहेड्रन आपके पास आपने बचपन के अंदर या अभी भी आपने कहीं ना कहीं लैब्स के अंदर देखा होगा, तो ये ट्राइंगुलर फेसिस से बनता है। लाइक आपके पास टोटल 4 ट्राइंगल्स होती है। एक आप नीचे बेस सेट कर दो कि नीचे आपके पास ट्राइंगल है, बेस के ऊपर आपने एक ट्राइंगल सेट कर दी। जब आप ट्राइंगल नीचे ग्राउंड के ऊपर बनाते हो तो उसके ऊपर 3 आपको वर्टिसेस मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पर आपने एक तो नीचे सेट कर दी है ना, तो 3 ट्राइंगल्स आपके पास बच जाती, तो उनको आपने एज अ साइड मतलब उनको आपने ऊपर लगा देना। तो जैसे वो अब लाइक फर्स्ट एंगल ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी आपने उसके सामने लगा देनी। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। फर्स्ट एंगल ये आपके पास मान लो ये आपके पास होगी, दूसरी आपने यहाँ पर रख दी इस तरह से, और तीसरी ट्रायंगल के साथ आप जो आपको जो ओपन दिख रहा है उसको आप क्लोज कर दो, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे पास 3 ट्रायंगल ऐसी होगी, और जो इनका नीचे पॉइंट्स रहेंगे इनके, तो वहां पर एक नीचे हमने बेस दे दिया। तो 4 ट्रायंगल से मिलकर आपके पास जो डायग्राम बनती है दैट इज अ टेट्राहेड्रन। इसको और बेटर वे में आपके टीचर ने आपको समझा दिया होगा या फिर आपको आती होगी। अब जब ये टेट्राहेड्रन बनती है ना, हमारा इतना ज्यादा इसका नहीं है, लेकिन आप यहां से देख लेना। तो इस पॉइंट को हम इसको जो जिसके वर्टिसेस होते हैं और जो टॉप का होता है इसको अपेक्स बोल देते हैं, अपेक्स, ठीक है। और ये जो लाइंस होती है इसको हम एजेस बोलते हैं। टोटल आपके पास 6 लाइंस बनती है, बिकॉज जैसे हम नीचे बेस देते हैं तो 3 लाइंस आपके पास नीचे बन जाती है। एक ट्रायंगल आपके पास यहाँ पर होती है, और एक ट्रायंगल आपकी इस तरह से बनती है, लाइक इसको और यहाँ पर ज्वाइन करके, और एक ट्रायंगल आपकी ये वाली लाइन ऊपर और ये एक लाइन नीचे, और ये आपकी टोटल ऐसे बन जाती है, ठीक है। तो जब भी आप इसको जो 3 डायमेंशन में ज्यादा बेटर रहती है, ठीक है, तो आपके पास एक अपेक्स हो जाता है, और आपके पास 6 इसके एजेस रहते हैं बनाने के टाइम, और जो कॉर्नर पॉइंट आपको मिलते हैं वर्टिसेस वो 4 ही होते हैं, और टॉप वाले को हम क्या बोलते हैं, अपेक्स बोल देते हैं, ठीक है। और नीचे भी आपका बेस के अंदर ट्रायंगल रहती है। तो कुछ ये चीजें आपके पास है जो हमें हेल्प करेगी नेक्स्ट एग्जाम्पल करने के लिए। मैंने आपके लिए यहाँ पर डेफिनेशन ले रखी है, आप प्लीज इसको जहां से स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हो। ये आपका अपेक्स हो गया, और ये आपके पास बिकॉज फेसिस हो जाती है, ठीक है। 4 फेसिस आप कह सकते हो, 3 फेसिस है, एक तो नीचे ग्राउंड के अंदर चला गया, ठीक है। 4 फेसिस आप कह सकते हो, 4 फेसिस है। ग्राउंड वाला भी आप इसको उठाकर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मेन काम आता है कि जब अब इसको बन गया ना, अब ये जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमने हमारे आर्टिकल को करना है, तो आपकी जब ये चीज बन जाएगी, और यदि आप यहां पर एनी क्रॉस सेक्शन दैट इज पैरेलल टू इट्स बेस आप इसको कट करोगे, लाइक है ना, क्रॉस सेक्शन का मतलब किया, इधर देखो मेरे सामने आपके पास जो ट्रायंगुलर दे रखी है ना, लाइक आप उसको नाइफ से कट कर रहे हो, मतलब वो ऐसे ग्लास की नहीं है, वो मान लो जैसे आपका बर्थडे केक है आपने, और आप मैं से बहुत प्यार करते हो, और आपने बर्थडे केक के अंदर टेट्राहेड्रन की शक्ल का मतलब इस तरह का आपने एक अपना बर्थडे केक ऑर्डर कर दिया कि यार मेरे को टेट्राहेड्रन बहुत प्यार है तो मैं इसको ऑर्डर करूंगी, क्या करूंगा, ठीक है। आप उसको कट कर रहे हो, और आप मतलब जजमेंट को लेकर बहुत ही मतलब सीरियस हो, तो आप उसको ऐसे उसे कट नहीं कर रहे हो, आप उसको मतलब लाइक पैरेलल टू बेस कट कर रहे हो, और बेस के नीचे तो ट्रायंगल है। तो जब भी आप उसको पैरेलल टू बेस ऑफ टेट्राहेड्रन जो कि ट्रायंगुलर शेप के अंदर कट, जब भी उसको आप कट करोगे तो आपके पास जो शेप बनेगी ऊपर से, लाइक आप पहला पीस अपने मम्मा को देना चाहते हो तो आपने ऐसे उसको कट कर दिया, जो ऊपर वाला पीस वो तो आपको खिला दिया, लेकिन जब ऊपर जो डायग्राम बन जाएगी, अभी तो ऊपर आपको एक कॉर्नर पॉइंट दिख रहा होगा ना, अपेक्स, लेकिन जब उसको आप हटा दोगे पीस को और आप ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास एक वैसे ही ट्रायंगल आपको शो होगी जो नीचे बेस के अंदर थे। तो आप इतने जितने भी कट करोगे एवरी टाइम उसके ऊपर से पीस हटाओ, तो आप जैसे नीचे के नीचे तरफ चलेंगे तो आपका जो ट्रायंगुलर शेप है वो रहेगी, लेकिन उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। अब ये भी बहुत मजे वाली चीज है, और वही चीज यहाँ पर आपको मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेगी। पहले हम हमारा आर्टिकल, बिकॉज आप लोगों के पास यदि ये बुक रहेगी
और ये शर्मा पब्लिकेशन की बुक्स रहती हैं हमारे पास ज़्यादातर, ठीक है, पंजाब के अंदर, तो वहीं से चल रहे हैं। तो हम पहले आपको यहाँ से स्टार्ट कराएंगे और वो चीज़ें जो समझ नहीं लगेगी फिर उसको मैं डिटेल के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ए बी सी डी बी हमारे पास टेट्राहेड्रन है, ठीक है। हमने क्या करना है, तो आपका ये पूरे का पूरा ए बी सी डी पूरे की पूरी डायग्राम आपकी टेट्राहेड्रन है, ठीक है, हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर इसको क्या करना है, डिवाइड इट इनटू ए नंबर ऑफ ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स बाय प्लेन्स, ड्रॉ पैरेलल टू इट्स बेस एबीसी। अब यहां पर क्या है कि जैसे कि इस डायग्राम के अंदर देखो कि इनका जो बेस नीचे था, तो उसके पैरेलल आपको ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स या फिर ट्रायंगुलर आपको कुछ चीजें यहां पर ड्रॉ करनी है। जैसे ये माने एक पोर्शन हम यहां पर कंसीडर करा और ये इसकी शेप भी ट्रायंगुलर जो बेस है, आप एक और कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे आप यहाँ पर स्ट्रिप्स कैसा होते हो, बहुत सारे पार्ट्स आप यहाँ पर कट कर सकते हो, ठीक है, जिनकी शेप आपकी सेम टू सेम रहेगी जो बेस है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, इमेजिन करके केक का आप सो सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो उसका इन्होंने नामकरण कर दिया कि ये जो आपके पास है ना, उसको आपने एबीसी लेट करा। तो हमारा यहां पर हो गया कि लेट करा एबीसी भी वन सच स्ट्रिप है, तो एक स्ट्रिप हमारे पास एबीसी आ गई, बिकॉज नामकरण के बिना ये चीजें बढ़िया नहीं लगती। अब लेट करा जी डैश बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बेस है। अब यहां पर दिक्कत आ रही है। जब मैं इसको ऑब्जर्व करा था और जब मैंने इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में नहीं सर्च करा, तो मेरे को यहां पर दिक्कत आ रही है, जी डैश पॉइंट है कहां पर। अब लग रहा है जी हवा में है ना, हवा में, लाइक कि आपका एबीसी किसी तरफ, पता नहीं, मतलब कुछ आप भी दिखना सोच कर इसको कि कैसे लग रहा है, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या है कि लेट जी डैश द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बेस एबीसी है, और एक उन्होंने करा और डी जी डैश विल मीट एबीसी इन जी डैश। तो जब आप अपने मेन अपेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो नीचे वाली जी डैश के ऊपर, तो जब आपका जी वाला रस्त में आपने एक स्ट्रिप जो कट करा था उसके बीच में से ही जो लाइन पास करेगी, तो जब पास करी तो वहां पर एक पॉइंट आपको मिल रहा है जिसको उन्होंने जी डैश बोल दिया, ठीक है। तो देन फ्रॉम ज्योमेट्री वो बोल रहा है कि इस ज्योमेट्री, बिकॉज आपकी जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है वो पैरेलल टू द बेस है, तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स ही रहेंगी, ठीक है, उनकी शक्ल वैसी रहेगी, सब कुछ सेम ही सेम है। तो बोल रहा है कि जब यहां से लाइन पास करेगी तो ये जो रस्टेड स्ट्रिप है, तो इसके ऊपर जो जी डैश है वो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा, लेकिन उस स्ट्रिप का रहेगा। तो देन फ्रॉम ज्योमेट्री जी डैश विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एबीसी पोर्शन, ठीक है। तो अब उन्होंने ये डिक्लेयर करा कि यदि हमने एक स्ट्रिप लेट करा, आप ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप लेते तो रास्ते में जितने भी स्ट्रिप आते, और हमारी मेन मंशा क्या कि हम हमारा जो बेस वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमें तो वही प्यारा है, हम अपेक्स से आ रहे हैं, ठीक है, तो नीचे की तरफ लैंड कर रहे हैं, हमारा मेन टारगेट वही है। तो रास्ते में बहुत सारी स्ट्रिप्स थी, सभी के अंदर से पास करेंगे, तो वहां पर स्ट्रिप्स के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे। अब जो पॉइंट आपकी लाइन के ऊपर जो अपने रास्ते में आ रहे हैं अपन के, ठीक है, तो वो पॉइंट आपके पास क्या होंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव या कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिप्स के रहेंगे। तो ये चीज यहां पर डिक्लेयर हो रही है, ठीक है, इतना हमने समझना। तो ये हमारे पास हो गया, लिखा रखा सब कुछ। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल सच स्ट्रिप्स विल लाई ऑन द डीजी डैश, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब पूरी डायग्राम की यदि हम बात करें तो फिर इसका मीनिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ होल टेट्राहेड्रन विल लाइज ऑन डी जी डैश। जी डैश राजी नीचे वाले पोर्शन का था। आई एम गोइंग टू रिपीट कि हमारा जो जी डैश था वो बेस का था। आपने जितने भी स्ट्रिप्स आप नंबर ऑफ करेंगे हर एक का होगा। अब इसकी जो शेप इस तरह से है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या ना, एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर आपकी फोर्स लगाएगा तो ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, वो चीज है जहां पर पूरे का पूरा मास कंसीडर कर सकते हैं कि है वहां पर, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो वो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। अब जो होगा, तो अब इसकी शेप कुछ इस तरह से आ रही है कि ऊपर से थोड़ी सी टाइट है, नीचे जल्दी जल्दी ये थोड़ी फैल रही है, एक्सपैंड कर रही है। तो आप यदि इसको एक पॉइंट ऐसा ढूंढेंगे कि जहां पर ये बैलेंस हो जाए, तो मेरे अकॉर्डिंग वो पॉइंट नीचे की तरफ ज्यादा होगा, है ना, बिकॉज वहां पर वो एरिया ज्यादा कवर करता है, ऊपर कम। तो इस तरह से आपके पास होगा। तो कुछ बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। आगे चलते हैं। इन्होंने लेट करा हमारे पास, ठीक है, लेट करा कि हमारे पास जो डी जी डैश है वो एक्स है और डी से लेकर जी डैश एच है। अब यहां से थोड़ी सी मैं आपको डिटेल में बात लेकर चलता हूं। बात हो क्या रही है ना, जो हमारे पास बेस है, सबसे पहले जो नीचे वाला बेस मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, ये हमारे पास बेस था, ठीक है, ये वाला। और यहां पर मान लो आपकी क्या थी, वो वाली अपेक्स थी। अब ये नीचे ट्रायंगल बन रही है, तो इसका कोई ना कोई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा ट्रायंगल का। और हमें पता है कि ट्रायंगल का जो होता है ना, रेगुलर ट्रायंगल आपके पास उसका मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इज द सेंट्रोइड। वो कहीं पर भी हो सकता है। अब हम कौन सा इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, कोई भी है। तो इसका उन्होंने मान लिया था हमारे पास जी डैश है, कैपिटल जी डैश है। अब जब इसकी हम जहां पर मान रहे हो ये हमारा पैक्स है, अब पैक्स की डिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमने एच मान ली, ये हमारे पास हो गया, ठीक है जी, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया एक्स एच हो गया। और रास्ते में एक छोटू सा हमारे पास ट्रायंगल बन रहा था जो कि सिमिलर टू इस तरह का ही है, तो इसका भी कहीं ना कहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा जी डैश। तो उसकी जो डिस्टेंस रहेगी वो हमने एक्स लेट करी है।
मतलब जो बेस था उसकी एच है और इसकी हमने एक्स सेलेक्ट करी है। अब यहां से ये भी ध्यान से देखना, जब मैं ये बोल रहा हूं कि आपका उस स्ट्रिप का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द अपेक्स हम एक्स ले रहे हैं, तो असल में वो हमारी स्ट्रिप की डिस्टेंस होगी ना। स्ट्रिप अभी हम उसकी कोई थिकनेस नहीं ले रहे हैं, जी भी समझिए। हम खाली स्ट्रिप एक हमने जहां पर लाइन ड्रॉ कर दी वो एक स्ट्रिप है, उसकी डिस्टेंस मीनिंग बिकॉज जितनी डिस्टेंस उस स्ट्रिप की होगी आपकी अपेक्स से और जितने पॉइंट उस स्ट्रिप के ऊपर लाई करेंगे, है ना, तो उन सभी की सेम रहेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द स्ट्रिप, तो उसकी डिस्टेंस हम यहां से एक्सेलेरेट करें। तो दो लाइनें अपने अपने माइंड के अंदर रखनी। अब देखो, अब ट्राइंगल का साइज देखो बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। अब ये कैसे यहां पर आएगा कि आपकी जो ट्राइंगल है उसका साइज कैसे बढ़ेगा, ट्राइंगल का साइज। अब ये ट्राइंगल है तो इसका कोई ना कोई तो एरिया होगा। मैंने यहां पर ट्राइंगल ऊपर लेट करी है और यदि मैं यही ट्राइंगल थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूं, लाइक इस तरह से थोड़ा इसको मैं हटा देता हूं, यहां पर लेट कर लेता यहां पर, तो आप देखो इसका साइज कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है ना, जितना मैं नीचे आया। और एक चीज और एग्जांपल समझते हैं, और मैं थोड़ा सा यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। अब जब मैं यहां पर कर रहा हूं तो इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे इस स्ट्रिप से डाउन चल रही है, डाउन आ रही है, तो उनके साइज बढ़ रहे हैं, उनके साइज बढ़ रहे हैं ना, उनके साइज बढ़ रहे हैं बिकॉज ये ट्रायंगल है तो इनके जो ऐसे कुछ चलेंगे ना तो साइज बढ़ रहे हैं। तो यहां से होगा क्या कि अपेक्स से जितना दूर आप जाओगे, यहां पर एक्स मान लो x1 है और दूसरे की डिस्टेंस मान रहे हैं कि x2 है और तीसरे की अपेक्स से डिस्टेंस हम यहां पर 3 मान रहे हैं x3 और लास्ट वाले की हमने यहां पर h मान रखी है h है। तो आप देखो जितने से टिप्स आप डाउन की तरफ लेकर चल रहे हैं बिकॉज ऊपर से टाइट है, जैसे आप नीचे चल रहे हैं तो आपका यहां पर एक्सपेंशन हो रही है तो ट्रायंगल का साइज बढ़ेगा। अब ट्रायंगल का साइज बढ़ेगा मीनिंग क्या होगा, इसका एरिया बढ़ा। सर जी आप क्यों बता रहे हो, बिकॉज आप आर्टिकल पढ़ चुके होंगे पहले से, तो वो सारी चीजें आएगी आपके माइंड के। तो इनका एरिया बढ़ेगा ट्रायंगल का जितना आप उसको अपेक्स से नीचे की तरफ चल रहे हैं, और सबसे ज्यादा एरिया आपकी बेस ट्रायंगल का होगा, सबसे ज्यादा एरिया आपकी बेस ट्रायंगल का होगा, इतना समझ लीजिए। अब वापस से चलते हैं आपकी बुक की तरफ, ठीक है। ये हो गए कुछ पॉइंट, होप्स तो आपको समझ में लग रहे होंगे। ऐसा क्यों मैंने समझा दिया एडवांस में। ये हमारा यहां पर वापस से आते हैं, ये हमारी डी से लेकर जी डैश की डिस्टेंस एक्स है और डी से लेकर जी डैश की एच है। तो यहां पर हम एरिया का कंसेप्ट लगा रहे हैं कि जो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, मान लो एक ऊपर वाली ट्रायंगल एबीसी है और एक नीचे वाली मेन आपका बेस है, जो सारी की सारी सिमिलर ट्रायंगल्स रहेंगी, इतना समझिए, सारी की सारी सिमिलर ट्रायंगल रहेंगी आपके पास, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ द देयर डिस्टेंस फ्रॉम द डी। अब जहां पर जो डेल्टा सिंबल यूज कर लेते हैं ना, ये एरिया के लिए यूज करते हैं। यहां पर मैं तो आई थिंक ये ट्रायंगल, तो मैं यहां पर ए आर लिख देता हूं, ये मेरे पास एरिया है। एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल एबीसी ओवर एरिया ऑफ कैपिटल ट्रायंगल का जो एरिया की रेशियो रहेगी हमारे पास, बोल रहा है कि आपकी जितनी डिस्टेंस है उस ट्रायंगल की फ्रॉम द पॉइंट डी उसके स्क्वायर के इक्वल रहती है। और यदि आपने एक थ्योरम होती थी 9th के अंदर, आई थिंक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम उसको कह देते हैं शायद, उसके अंदर आपका जो ट्रायंगल का एरियाज होता था, दो सिमिलर ट्रायंगल्स आप ले लेते हो तो उनका जो एरिया होता था ट्रायंगल्स का, उनकी जो रेशियो होती थी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो स्क्वायर की रेशियो के इक्वल होती थी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की स्क्वायर की रेशियो के इक्वल। आप ट्रायंगल एबीसी ले रहे हो और एक डीईएफ ले रहे हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ है ना, तो अब एबी के कॉरेस्पॉन्डिंग डीएफ आ रही, तो दैट इज इक्वल टू डीई ओवर या ए बी ओवर डी की रेशियो। मैं सॉरी यहां पर लिख देता हूं, ये चीज थोड़ी कंफ्यूजन कर सकती है आपके लिए कंक्रीट, बिकॉज बचपन के अंदर आपने जो सिमिलर वाला कंसेप्ट लगाया होगा तो थोड़ा सही रहेगा। एक ट्रायंगल में ये ले रहा हूं आपके लिए और एक ट्रायंगल में थोड़ा सा इससे बड़ा ले रहा हूं। ये हमारे पास आ गया, ये हमारा ए बी और सी है और ये हमारे पास डी ई और एफ है। तो वो थ्योरम कहती थी कि आपका जो एरिया रहेगा ट्रायंगल ए बी सी का, जहां पर प्रूफ है इसका वो कहता है ना हमारे पास, और इसका नीचे वाले क्या डी ई एफ का, इसका होता था कि आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए बी है और जहां पर हमारी डी है कॉरेस्पॉन्डिंग इसके स्क्वायर के इक्वल रहता है, या फिर आप बी सी ओवर ई एफ ले लो, ई एफ इसके स्क्वायर के इक्वल। आप देखना 9th की बुक के अंदर, जहां फिर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग मीन ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, लाइक, और ए सी का डी एफ इसके स्क्वायर। और यदि आप इसका मीडियन ड्रॉ करते हो, लाइक जहां पर मीडियन कर लो तो उसका भी रिजल्ट होता था, इट ऑल्सो इज इक्वल टू, यहाँ पर यदि कोई पॉइंट आप एम ले रहे हो जहां पर एन ले रहे हो तो वो भी होता है। अब मीडियन ही शायद आपको यहाँ पर मीडियन कर लो या फिर एल्टीट्यूड कर लो, वो भी आ जाता है इसके अंदर, मीडियन या एल्टीट्यूड ले लो वो भी, तो हाइट एक तरह से कंसिडर करती है, तो वही रिजल्ट रहता है और वैसा रिजल्ट यहां पर लग रखा है। लेकिन वो आपके पास तो साइड थे ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, लेकिन यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की बात ना करते हुए इन्होंने यहां पर क्या करा, हाइट्स की बात करी है कि उस ट्रायंगल की डिस्टेंस फ्रॉम डी वो क्यों करी है कि आपका जो एरिया रहेगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस रहेगा। अब वो देखो ध्यान से, मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि जब मैं इसको समझाने लगा था आपको कि जैसे हम डिफरेंट जहां पर साइड से डिफरेंट जेल चीजें ले रहे हैं आपके लिए, कहां पर लिख रखा है जहां पर क्वेश्चन ये वाला,
तो मैंने बोला था कि जैसे आप डाउन जाएंगे तो आपका एरिया इंक्रीज करेगा। अब इसका मीनिंग कि हमारा एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर गया किसके ऊपर, इसकी डिस्टेंस के ऊपर, कि जितना डी से आप नीचे जाएंगे है ना, तो इस 1 का एरिया कम रहेगा, इसका ज्यादा हो गया, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा होगा। तो आपके जो एरियाज आ रहे हैं वो डिपेंड करें आपके पास जहां पर साइड मतलब जो डिस्टेंस है। अब स्क्वायर है तो जो सिमिलर है कंसेप्ट सारे का सारा प्लीज आप वही प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग यहां पर हो जाएगा। तो बस ये चीज आपको जहां पर समझनी है, अपने जहन के अंदर उतारनी। अब हम लेट कर लेते हैं जो कैपिटल एरिया है, जो कैपिटल एरिया ऑफ कैपिटल ट्रायंगल एबीसी है, इसका आपका काम सिंपल डाटा है। तो इसको इन्होंने डाटा दे दिया और इसको ऊपर न्यूमरेटर के अंदर लेके, तो हमने यहाँ पर क्या निकाला कि हमारे पास जो स्ट्रिप आ रही थी उसका एरिया इतना आ गया। तो आपको पहले एरिया ऑफ ट्रायंगुलर एबीसी का निकाल लिया, जो कि हमारा डाटा मीन एरिया ऑफ द होल ट्रायंगल, जो बेस हमारे पास है वो ठीक है, हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब हम क्या करें, यहाँ पर इन्होंने लेट करा कि जो आपकी स्ट्रिप है, अब यहाँ पर तो दिख नहीं रहा ना, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा, लेकिन यदि मैं आपको इमेजिन करवा देता हूं कि ये जो स्ट्रिप है इसकी थिकनेस हो सकती है कुछ ना कुछ, लाइक ये ऐसा कुछ हो सकती है इसकी थिकनेस, लाइक ये वाला, इसको हम थिकनेस बोल सकते हैं। यदि आप इसको कलर कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ ये आपके पास रहेगी, ऐसी कुछ आपके पास ये हो सकती है, ऐसे हो सकती है थिकनेस, ठीक है, ये वाला। और ये थिकनेस आपको तब समझ आएगी जब मैं इसको इमेजिन करा था कि मान लो कि ये आपका बर्थडे का केक है और आप इसको कट करें। अब जब कट करोगे ना, लाइक पहला पीस ऊपर वाला तो निकाल दो कोनिकल शेप का ना, अब जब आप दूसरे पर्सन की बारी आएगी तो आपके पास वो उसको मतलब मीठा पसंद नहीं, तो आप उसको बहुत स्मॉल पोर्शन दे रहे हो। अब पहले से ट्रायंगल ऊपर बढ़ रखी है जो कि आपकी सिमिलर है नीचे की तरफ, और आप फिर से कट वैसे करें। अब जब वो आप पीस निकालोगे तो उसकी थिकनेस नहीं आ रही है ना, उसकी थिकनेस है। अब थिकनेस है तो उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ केक भी रहेगी, तो मीन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ केक। खाली ट्रायंगल आप पेपर के ऊपर बना दो तो एरिया होगा, वॉल्यूम नहीं होगा। नीचे आपने पेपर के ऊपर एक ट्रायंगल बना दिया, उसको हाइट देना स्टार्ट कर दिया, उसको ऊपर की तरफ आप लेकर खींच रहे हो किसी तरह से, तो तब वो एक स्पेस कवर करेगी, स्पेस, ठीक है, तो उस स्पेस को हम वॉल्यूम कहते हैं। तो यहां पर भी हमने हमारे वही इमेजिन रखना केक वाले कंसेप्ट। तो आपकी जो पोर्शन है उसका यदि हम थिकनेस ले लेते हैं, हमारे पास कितना है, डेल्टा एक्स है, तो एरिया ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, ठीक है, एरिया ऑलरेडी हमने निकाल लिया, आपके पास कितना, और उसको आप एरिया को हाइट मीन थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है जी। यहां पर तो लेट कर हमारे पास डेल्टा एक्स भी थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप है, और यहां पर एम हम बोल रहे हैं कि एम हमारे पास डेंसिटी है। अब डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है हमारे पास, कि और मतलब एक यूनिट यदि वॉल्यूम लेते हो तो उसका मास आप उसका मास अब हमारे पास एम होगा, ठीक है, लाइक डेंसिटी का मतलब ये है, डेंसिटी मीन की हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। अभी यदि हम मास से निकालेंगे, आप इसको इसके मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास जो मास आ जाएगा वो आपके पास जितनी डेंसिटी आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम के साथ। तो जब भी आप किसी भी स्ट्रिप का मास निकालेंगे तो आप उसको डेंसिटी जो हमने लेट कर रखी है पूरी की पूरी बॉडी के लिए कि डेंसिटी हमारे पास इसकी आ चुकी है, स्मॉल एम आ चुकी है, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम की काम करती है। आप जितने पीस आप लेंगे, लाइक जिसको जितना ज़्यादा पसंद पिज्जा होगा केक, तो उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम कम और ज़्यादा होंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास मास उस चीज़ का आपका ज़्यादा और कम हो सकता है। तो जहाँ से फिर उन्होंने क्या करा, कंसेप्ट सारे का सारा वही कंसेप्ट लगेगा राजीव जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का निकालते हैं, ठीक है, मूवमेंट्स का कंसेप्ट है। तो उसके लिए आपको जितने भी आपसे टिप्स लेंगे सभी का मासिस पता होना चाहिए, सभी की आपको मासिस पता चल गया, और सभी की डिस्टेंसेस हम लेट कर लेंगे कि डी पॉइंट के अबाउट यदि हम यहाँ पर ले रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उसके अबाउट उनकी डिस्टेंस कितनी आ रही है, वो सारे कंसेप्ट आपके वही के वही लगेंगे, ठीक है, कोई न्यू वाला नहीं लग रहा, बस वहां तक पहुंचना होता है। तो हमारे पास क्या हो गया कि डियर हमारे पास जे आपके पास क्या था, ये आपके पास क्या था, एरिया था ना, एरिया, और यहां पर नीचे आपके पास थिकनेस है। जैसे आप एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, और मैंने बोला कि वॉल्यूम को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां पर मैंने वॉल्यूम लिख रखा है, वॉल्यूम को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई, डेंसिटी एम इंटू वॉल्यूम आप करोगे तो आपके पास उस कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिप का मास आ जाएगा। तो यहां पर लिख रखा है, जी ध्यान से देखना, कि जो हमारे पास मास है, मास ऑफ अ स्ट्रिप एबीसी, अब ये इसका एरिया था और ये इसका थिकनेस, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका वॉल्यूम बन गया, और वॉल्यूम को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास ऑफ स्ट्रिप आपके पास बन जाएगा। सो इट बिकम्स द मास ऑफ द स्ट्रिप, तो ये वाला, ठीक है, पोर्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टेट्राहेड्रन कहां पर, हमने पहले भी बोला था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टेट्राहेड्रन मस्ट बी लाइज ऑन यूर डी से लेकर जी डैश लाइन के ऊपर ही होगा, बिकॉज जिस लाइन के ऊपर आपके सारे के सारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करते हैं वहीं से कोई ना कोई पॉइंट होगा। अपन लेट कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डिस्टेंस है वो x बार है फ्रॉम पॉइंट ई, ठीक है जी, हमने लेट करा, मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बात कि मैं लेट करा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी पूरी टेट्राहेड्रन का उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम डिस्टेंस, जहां पर मैंने डी वर्ड लिखा ना, डी से कंफ्यूज मत हो जाना, डी का मतलब है कि उसकी जो डिस्टेंस है
फ्रॉम कैपिटल डी, जो कि हमारा ऊपर का अपेक्स है, वहां से हम एक्स बार लेट कर लेते हैं। तो कंसेप्ट आपका फिर से सेम चलेगा। कंसेप्ट क्या होता है कि आपकी डिस्टेंस तो हमने लेट करी कि हमारी एक्स बार, अब टोटल मास कितना आएगा, पूरे जितने भी आप स्ट्रिप्स ले रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सभी को आप एड ऑन कर दो। अब मैं वहां से फिर से वही चीज आपके लिए दोहराऊंगा जो हमने पहले एग्जांपल के अंदर करी थी, कि यदि हम मान लेते हैं कि थोड़ी सिमेट्री के अंदर काम कर लेते हैं कि जो हमारी पहली ट्रायंगल है उसकी, जब हमने पहली लेट करी कि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम डी एक्स है, तो उसका थिकनेस हमारे पास डेल्टा एक्स आया था। यदि हमारी पहली स्ट्रिप की डिस्टेंस फ्रॉम डी एक्स वन होती तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग थिकनेस हम डेल्टा एक्स वन ले लेते, x2 के लिए डेल्टा x2 ले लेते, तो ऐसा कुछ हमारे पास फॉर्मेशन बननी थी। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन जब हमारे पास बनती, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है, मैं इसको थोड़ा सा पॉलिश कर देता हूँ। यदि मैं सिर्फ फर्स्ट ट्रायंगल की बात करता हूँ, फिर मैं इसको ऐसे लिखता, डेल्टा x1 स्क्वायर ओवर h स्क्वायर इंटू डेल्टा ऑफ x1 इंटू m। हमारे पास ये हमारा फर्स्ट का क्या होता, फर्स्ट का मास होता। अब इस मास को फिर से आपको मल्टीप्लाई करना होता है x1 डिस्टेंस से, तो ये हमारे पास पहले का मास है, तो मासेस हमारे पास इस फॉर्मेशन के अंदर चलेंगे। अब इस मास को यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये इसको इससे कट कर देते हैं, मास को आप मल्टीप्लाई कर देते हो इस पर्टिकुलर स्ट्रिप की डिस्टेंस फ्रॉम डी। अब इसकी डिस्टेंस तो x1 है, तो ये आपके पास मूवमेंट बन जाएगी सिर्फ पहली स्ट्रिप के लिए। ठीक है, और हम इसको समीशन के फॉर्म के अंदर कर देंगे कि हमारे पास बहुत सारी स्ट्रिप्स रहेंगी। तो अब टोटल मास के लिए मैं ये यूज करूंगा और फाइनली मोमेंट्स के लिए हम यहाँ पर राइट साइड के अंदर ये यूज करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस करा था। अब टोटल मास मैं यहां से दिखा देता हूं कि हमारा समीशन मास हम आगे लिख देते हैं कि समीशन के फॉर्म के अंदर चलेगा और वापस से दिखना पड़ेगा, डेल्टा एक्स आई आएगा हमारे पास ना, डेल्टा एक्स आई स्क्वायर। तो हमारे पास डेल्टा है एक्स आई स्क्वायर है, नीचे एस की एस जी है हमारे पास, और इंटू डेल्टा एक्स वन है और साथ में एम है। तो ये हमारे पास मासेज है और एक्स बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस। और मैंने बोला कि हम जनरल में करते तो हम यहाँ पर आई नहीं लगाएंगे, तो हम सिंपल यहाँ पर ये चीजें रखेंगे। ठीक है, डेल्टा ऑफ एक्स, तो ये आपके पास टोटल मास आ रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और इसको हमने उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये हमारा इतना होगा। और दूसरी तरफ भी हम हमारे पास जितने भी एन पार्टिकल्स है सभी को हमने सम करना, तो समीशन में पहले से लगा देता हूं, लेकिन अब की बार हर एक का मास तो यही आएगा हमारा डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, साथ में डेल्टा एक्स इंटू एम था, लेकिन हर एक की डिस्टेंस आएगी तो हम यहाँ पर एक्स ले रहे हैं। तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग। आप इस समीशन को खोल सकते हैं, तो आई की वैल्यू 1 से लेकर एन लगाएंगे, तो फिर यहाँ पर आपका आई और आई लिखना था, लेकिन हम इसको हमारा काम कम कर रहे हैं, बिकॉज वो नहीं लिखते तो हमें भी नहीं लिखने का। ठीक है, लिखना है तो लिख दो, नहीं दिक्कत है। तो यहाँ से एक्स बार आ जाएगा आपका, ऊपर समीशन एज इट रहेगा, डेल्टा एक्स देखो आप मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका ये ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है जो आपको गिवन होगा, या फिर हम खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स है और नीचे इसके एच स्क्वायर और साथ में एम लगा हुआ है, और ये दूसरे वाला इस तरफ नीचे आ जाएगा। समीशन है डेल्टा एक्स स्क्वायर है, नीचे एच स्क्वायर है इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम है। और इसको आप यदि समीशन के अंदर करेंगे तो पूरी की पूरी हाइट के ऊपर काम करेंगे हम, जीरो से लेकर नीचे वाली ट्रायंगल के पास आएंगे, तो आपका जो बेस वाली ट्रायंगल है उसके ऊपर आने के लिए आपको एच कवर करना पड़ेगा। तो जहां से ये इंटीग्रेशन जीरो से लेकर एच तक चली जाएगी, आपका एरिया एज इट रहेगा, एक्स क्यूब रहेगा, एच स्क्वायर रहेगा और साथ में एम रहेगा, और ये डीएक्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और नीचे भी जीरो से लेकर एच की तरफ चलेंगे, और हमारा डेल्टा एरिया और एक्स स्क्वायर साथ में एम है, और नीचे एच स्क्वायर इंटू यहाँ पर हमारे पास डी एक्स आ जाएगा डी। ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। अब इंटीग्रेशन का काम है, आप लोग खुद से कर सकते हो, आपको डेल्टा एम और एच स्क्वायर बाहर निकालने ऊपर और नीचे से, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। तो इसके आगे का सफर आप लोग खुद से तय कर सकते हो डियर, यहाँ से हम आगे चल सकते हैं। तो ये चीजें आपकी जो ऊपर से नीचे कॉमन आ गई ये कैंसिल हो जाएगी, वापस से एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 आएगी, नीचे वाले की 3/3, तो अपर लिमिट लो लिमिट का कंसेप्ट लगाकर यू विल गेट दिस आंसर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो जी पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो डिवाइड करेगा जी जो हमारी जी से लेकर डी से लेकर जी डैश की लाइन थी, लाइक हमारा अपेक्स से लेकर जो नीचे वाली ट्रायंगल का डिस्टेंस था एच ना, उसको डिवाइड करेगा 3:4 के अंदर। लाइक यदि आप उसके 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट कर देते तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस थर्ड पॉइंट के ऊपर रहेगा, थर्ड पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जहां पर होगा, जहां पर यदि आप उस लाइन के जो हमारे पास टोटल एच डिस्टेंस थी आप उसके टोटल 4 इक्वल पार्ट कर देते हैं, तो आपका फ्रॉम जैसे 4 पॉइंट आपने कर दिए तो आप डी से स्टार्ट करो, पॉइंट 1 2 3 पर आप स्टॉप कर देंगे, वहां आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मिल जाएगा। तो इट इज द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। जिन स्टूडेंट को ये आर्टिकल बढ़िया लगा, समझ में लग गया, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर देना। आपका कमेंट और कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए एक एप्रिसिएशन का काम करता है, न्यू कमर्स के लिए भी इंस्पिरेशन काम करता है। और आप वो चीज जरूर लिखना डायलॉग जिनको लगता है कि यार हमने बहुत सारी सर्च करी या फिर हम कर सकते थे लेकिन हमें जहां इसे दिखने के बाद जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो एक प्यारा सा कमेंट बन करके हमारी जो
डेस्टिनेशन थी, वो यहीं यहीं हमारी डेस्टिनेशन थी, जहाँ से हमें सब कुछ समझ एक प्यारा सा मैसेज जिसे देखकर यार एक प्यारी सी नेचुरल, ठीक है, फेक नहीं, नेचुरल स्माइल मेरे फेस पर भी रहेंगे। और नेक्स्ट वाले ऑडियो के अंदर हम और जान लगाकर आपके लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल, ठीक है। तो यदि आप एक शेयर कर देते हो एक दो बंदों को क्लास के अंदर, या जिन आपके सीनियर्स या जूनियर को आप हेल्प कर देते हो यार इस चैनल तक पहुंचने के लिए, तो हमारा भी काम हो जाएगा और हमें भी खुशी होगी। बढ़ते हुए चैनल के साथ हम भी हमारे कंटेंट को इंक्रीज कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो थैंक यू फॉर दिस वन।